अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पिछले 24 घंटों में सियासी कुछ फैसले सामने आए जिस पर हमने सोचा बात करें। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि हमने ये तय किया है कि इस्तीफे नहीं फिल वक्त देने चाहिए, सेनेट का इलेक्शन जो है वो लड़ा जाए और ये कि बाई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, लेकिन इस्तीफे मेंबरान से लीडरशिप को दे दिए जाने चाहिए जनवरी की 31 तक। अच्छा, इस पर बहुत सी कयास सराहियाँ हुई हैं। एक तो ये बात कि मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा कि ठीक है, ये वो भी इसी पर लगता है कि अभी उन्होंने यही तय किया कि इस्तीफे फौरी तौर पर नहीं दिए जाएंगे, सेनेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा कि हम मिल कर के सेनेट इलेक्शंस लड़ते हैं तो हमारी जीत होगी। इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद कल शाम में ख्वाजा आसिफ साहब जो एमएनए है, पार्लियामेंट्री लीडर हैं पीएमएलएन के, उनको नैब ने गिरफ्तार कर लिया। कल मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया। उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि भाई एक तरफ ये कहा जा रहा है कि क्या मतलब उन पर केस था और एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस था तो उठा लिया तो ये कानूनी चीज़ है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये तो एक सिलसिला है जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। पहले कल मैंने कहा था कि मुझे कुछ दिनों से कहा जा रहा है नवाज शरीफ को छोड़ें और नहीं तो फिर देखा जाएगा, तो फिर आप देखेंगे। लेकिन बहरहाल वो मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट थी। उसके बाद आज ख्वाजा आसिफ साहब की जब प्रेस से ब्रीफली बात हुई, जब वो कोर्ट जा रहे थे, तो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने दोहराई बात। उन्होंने कहा मुझे कुछ महीनों से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब को छोड़ो और नहीं तो फिर आप भुगतेंगे हमारे अल्फाज हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने ज़ाहिर है नहीं छोड़ना और हम उनके पीछे खड़े रहेंगे। तो ये कानूनी कदम उठाए, ये बात दुरुस्त है कि नैब के ऑर्डिनेंस में है कि आप पर इंक्वायरी एक दफ़ा शुरू हो तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये नैब के चेयरमैन की जवाबदेही है। बड़ा एक इस पे कंट्रोवर्शियल एक इशू रहा है कि इसको कहा जाता है कि तब्दील करें। बहरहाल तो अगर ये कानून है नैब के ऑर्डिनेंस में और उस कानून के तहत उठाया गया तो पीएमएलएन आखिरकार शिकायत क्यों कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। और जो सीसी ने फैसला किया पीपल्स पार्टी का, हालांकि बार बार कहा है बिलावल भुट्टो ने कल कि हम ये फैसला लेके जाएंगे। पीडीएम की मीटिंग जो हो रही है सरबराहों की 1 जनवरी को, उधर हम तय करेंगे और एक कंसेंसस फैसला होगा। बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं हमसे सीखें हुकूमतें कैसे गिराते हैं, हमने तो चल मुशर्रफ को दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं, हमने उनको वैसे निकाला है। तो बहरहाल इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो में सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब। कोरोना इनको हुआ था, अब आप बिल्कुल सेहतयाब हैं माशाल्लाह। और साथ हमारे हैं नाजरीन सैयदा शहला रज़ा साहिबा, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट सिंध। बहुत शुक्रिया शहला रज़ा साहिबा। सदाकत अली वासी, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, हम बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और नाज़रीन हमारे साथ शाह खावर साहब हैं, नैब के डिप्टी अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं जो नैब की जिनको कुछ इल्म है उनसे पूछते हैं कि जो आपके लीडर हैं उनको उठाए और आप शिकायत क्यों करें। जी शाह खावर साहब, आप फरमाइएगा कि ये शिकायत कर रही है पीएमएलएन के जी ख्वाजा आसिफ साहब को उठाया है, तो ये कोई डराने धमकाने की कोशिश है, ज्यादती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दूसरी तरफ जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसमें ये सब इस सब की इजाज़त है। देखिए नसीम साहब, ये बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है उसमें इस चीज की इजाजत है और चेयरमैन नैब के पास ये पावर्स मौजूद हैं कि वो किसी को भी दौरान तफ्तीश जो है वो हिरासत में लेने का जो है हुक्म जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक ऑनरेबल बेंच ने नैब को ये जो है ये क्वेश्चन रेज किया हुआ है और उस पर उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल को भी बुलाया था कि आप हमें ये बताएं कि वो कौन सा पैमाना है, वो कौन सा मेयार है कि चेयरमैन नैब ये इख्तियार गिरफ्तारी का कहीं पे तो इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज के मुताबिक जो है ये वाकई ये चीज कुछ ना कुछ तो ऐसे एक रूल या कोई ऐसा पैमाना होना चाहिए। अब यहाँ पे आमतौर पे ये होता है कि किसी का भी जो ऑर्डर ऑफ अरेस्ट इशू होता है उसमें एक तो उनको
एलिगेशन जो होते हैं वो बताए जाते हैं, उसमें लिखे जाते हैं, और नीचे उसमें लिखा ये होता है कि हमें कभी इम्कान है कि आप जो है ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस को जो है वो टेम्पर कर सकते हैं या उस पर असरअंदाज हो सकते हैं या आप मुल्क से बाहर भाग सकते हैं, तो इसलिए आपकी गिरफ्तारी जरूरी है। तो जब इन चीजों को हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जाता है, तो उसमें जब हाई कोर्ट के सामने ये बात आती है कि एक शख्स जो है वो आपकी तफ्तीश में ताउन भी कर रहा है, आपके हर कॉल ऑफ नोटिस को ऑनर कर रहा है, पेश हो रहा है, तो फिर वो कौन से कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं कि आप किसी को दौरान तफ्तीश गिरफ्तार कर लेते हैं। तो गिरफ्तारी का अख्तियार तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये कम अज कम जरूर क्वेश्चन है। जहां तक इसके सियासी पहलू का ताल्लुक है, तो ये भी हमने बात देखी है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके खिलाफ जो है वो खासी तवातुर से कार्रवाइयाँ जो हैं नैब से हो रही हैं। अभी शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो बड़ा तवील अरसा जेल में रह के उनकी जमानतें हुई, अब दोबारा उनके खिलाफ एक तहकीक शुरू कर दी गई। तो जो कानून का जो माखज़ है वो ये है कि अगर आपने किसी एक तफ्तीश में किसी को वज़ीर हिरासत में लिया है, तो उसके जितने भी उसके मजीद तफ्तीशें हैं या किसी और मुकदमात में मतलूब है, तो उन तमाम की तफ्तीश उसी मुद्दत के दौरान कंप्लीट की जाए। ये नहीं कि बार बार एक बंदा अगर जमानत पर रिहा हो जाता है तो आप किसी दूसरी इंक्वायरी में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करके उसको दोबारा गिरफ्तार कर लें और फिर उसमें उसकी तफ्तीश शुरू कर दें। कानून इसकी कम अज कम इजाजत नहीं देता। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये बार बार एक तफ्तीश करना वो भी गलत है। दूसरा आप कह रहे हैं कि तवातुर के साथ इनको यानी कि PMLN के लोगों को उठाया जा रहा है। ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने मसलन जो जस्टिस बाकर की जजमेंट थी ये साद रफीक साहब के केस में, उन्होंने बड़ी तफसील में कहा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, बहुत सी बातें की। तो जब उस चीज़ को उठाया जाता है तो लोग जो नाक़िदीन हैं, जो PMLN के ख़िलाफ़ हैं, वो कहते हैं जी वो छोड़ें ना, वो क्या, इसका क्या मतलब है, वो तो छोड़ें। तो फिर दूसरी तरफ आप सिंध हाई कोर्ट को देखें, उनकी एक जजमेंट थी शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, उन केस में उन्होंने कहा कि जी जब कोई ज़्यादा बोलता है उसको चुप कराने के लिए। नाउ दीज आर द कोर्ट इज सेइंग इट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सेइंग इट। तो इसकी क्या अहमियत है? देखिए नसीम, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बात ठीक है। जस्टिस बाकर की जो जजमेंट है ये साद रफीक वाला के केस में, उसमें तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि ऐसे उसूल वजह किए हैं कि किस सूरत में किसी को अरेस्ट किया जा सकता है या किसी को क्यों कैसे किस मौके पे अरेस्ट करना चाहिए। और उन्होंने किसी ये भी उसमें किया है कि अगर कोई बंदा तफ्तीश के दौरान हेल्प कर रहा है और उसमें कोई रखना नहीं डाल रहा तो उसको गिरफ्तारी भी बिला जवाब। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट में जो है वो इनकंसिस्टेंसी है। अब जैसे ये जिस केस का मैं हवाला दे रहा हूँ, उससे पहले एक तलत इसहाक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने एक रहनुमा उसूल वजह किए जिसपे काफी तनकीद भी होती रही। वो ये थे कि किसी की गिरफ्तारी के बाद जब तक शॉकिंग डिले ना हो तो उसको जो है वो आम रूटीन में जो है रिहा नहीं करना चाहिए। तो अब आपने जो अभी जो जिस चीज की तरफ निशानदेही की कि कुछ हाई कोर्ट्स का जो है व्यू कुछ और होता है, दूसरी हाई कोर्ट्स का और है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ बेंचेस मुख्तलिफ उसूल वजह करते चले आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि एक लार्जर बेंच तश्कील दे के ये जो जितने कानूनी नुकात हैं या जो इनकंसिस्टेंसी है जजमेंट्स के दरमियान, उनको कम अज कम एक लार्जर बेंच बना के 7 रुकनी 9 रुकनी उसके ऊपर बाकायदा जो सबको सुनने के बाद रहनुमा उसूल वजह करे, ताकि जितनी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है बशमूल नैब वो अपने इख्तियारात का बेजा जो है वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प पॉइंट उठाया, लीगल है, मैं अभी चलती हूँ पैनलिस्ट के पास, लेकिन ये जो आपने बात कही है ये तो मरियम नवाज साहिबा ने भी कल इसी तरह की कोई बात की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनको कोई एक्शन भी लेना चाहिए। उन्होंने बात की इस पर जो कल अरेस्ट हुआ है उस हवाले से ख्वाजा आसिफ के। तो व्हाट वुड योर रिएक्शन बी टू दैट? देखिए, बात यह है कि मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी, मैं या मरियम नवाज साहिबा या कोई भी, हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बहरहाल उनका अपना एक जुडिशियल विजडम है। तो हमें इस तरह की जो है ना
तजावीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन मैं चूंकि कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं रोजाना सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होता हूँ और अदालतों में पेश होता हूँ, तो हम चूंकि ये डिस्कशंस बार रूम्स में करते रहते हैं, लॉयर्स आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, और जो लॉयर्स की डिस्कशन होती हैं वो बड़ी मीनिंगफुल और बड़ी जो है कंस्ट्रक्टिव होती हैं। तो मैं जो बात आपको अभी ये कर रहा हूँ वो उस पे कर रहा हूँ कि ये राय जो है आम तौर पे वकला में ये पाई जाती है, और चूंकि वकला कोर्ट्स को असिस्ट करते हैं तो कोर्ट्स भी उसी जो है असिस्टेंट्स के ऊपर ही फैसले देती है। तो हम कम अज कम जब अदालतों में पेश होते हैं, मौजूद अदालतों में, तो हम कम अज कम उनको ये जरूर परसुएट करने की कोशिश करते हैं कि कानून का इतलाक जो है सब पे यकसा होना चाहिए। ठीक, आपके ठीक। अच्छा, अब हमारे साथ रहेगा सदाकत अली भाई साहब ने हमें भी ज्वाइन किया। सदाकत, आप सुन रहे हैं ये अभी जो फरमा रहे थे शाह खावर साहब, और वो कह रहे हैं कि और एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और जो कि नैब में रह चुके हैं, वो कहते हैं जिस तरीके से अरेस्ट हो रहे हैं उससे तो लगता है कि जो तनकीद है वो जायज़ है कि ये ज़रा दिस इज़ वन साइडेड, कि ये ज़्यादती हो रही है एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या कहेंगे आप उसमें? बहुत शुक्रिया नसीम। ना तो ये कोई नैब का पहली दफ़ा नैब के कानून का इस्तेमाल हुआ है, ना कोई ये पहली गिरफ्तारी है, और ना मुझे लगता है आखिरी होगी। लॉ ऑफ लैंड है, उसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वकला आज़ाद अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमें तो ये है कि एक बंदे पे 260 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का उस पर और एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, और सीधी सीधी बात है, नैब के पास इख्तियार है, उसकी नैब की मर्जी है कि वो गिरफ्तार करे वो ना करे। अगर कोई समझता है कि नैब ने गलत किया है तो उसकी जगह मीडिया नहीं है, उसकी जगह कोर्ट्स हैं। हम जितना मर्जी डिस्कस कर लें, ना तो हमने जब तक नैब का कानून नहीं तब्दील होगा, उसमें ये चीजें नहीं आएंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अगर कोई समझता है कि जो रिटन कानून मौजूद है उससे किसी ने ओवर स्टेप किया है तो उसको तो रिलीफ सिर्फ कोर्ट्स ही दे सकते हैं, और आज और आइंदा भी वो कोर्ट्स में पेश होंगे, आज भी पेश हुए। तो मैं समझता हूँ बस है लोगों की इंपॉर्टेंस का फर्क है, जिनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उनके हम किस्से मोड़ लेते हैं। आज कोई पटवारी, कोई SHO, कोई अगर कोई और अरेस्ट होगा तो हम बोलेंगे भी नहीं। हमारे यहाँ बस वो कानून की अपनी अपनी और लोगों की अपनी अपनी, वो कहते हैं ना फेसेस मैटर मोर देन द केसेस। तो मैं तो सीधा सीधा समझता हूँ कि वो ठीक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उनके अगर वो 26 करोड़ के अपने असासों का जवाब नहीं दे सके तो वो कल दे दें, परसों दे दें, आइंदा प्रोसीडिंग में दे दें। कोई उनके खिलाफ कोई खुदा न खासा मार्शल लॉ तो है नहीं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी नहीं है। तो जितनी हम बातें कर रहे हैं वो सारे इररिलेवेंट हैं। इट्स अ मैटर बिटवीन एन इंडिविजुअल, नैब एंड कोर्ट्स। हम सारे देखेंगे कौन जीता है, हम उसके साथ है जो जीतेगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये इररिलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको मालूम है केसेस पे डिस्कशन तो होती है, लॉज पे भी डिस्कशन होती है, इस पे नैब के लॉ पे आपके मिनिस्टर्स ने आके यहाँ बहुत इसकी तनकीद भी की है, इस पे कमेंट भी किया है। तो इस हवाले से रेलेवेंट है कि लोगों को पता चल जाए जो मुख्तलिफ राय हैं इस पे। और आपको ये भी मालूम होगा कि कल एक मेरा ख्याल है ऑडिटर जनरल के ऑफिस में साहब काम करते थे जिन्होंने ख़ुदकुशी की है, वो नैब का उनका एक केस चल रहा था। तो इस तरह नहीं कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, और ये खाली ख्वाजा आसिफ नहीं, ब्रॉडर बात भी है, लेकिन बात हम कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ की। जी मुसद्दिक मलिक साहब, बात तो ठीक कर रहे हैं सदाकत अली भाई साहब कि ये कानून तो है और उस कानून को का इतलाक हुआ है जो ख्वाजा आसिफ साहब को अरेस्ट किया गया, लेकिन जो आप लोगों की अपनी पोजीशन है बताइए। देखिए, शाह खावर साहब ने मेरे ख्याल में जो बुनियादी नुकात हैं वो आपके सामने रख दिए हैं कि अगर आपने किसी को ECL पे डाला हुआ है या आप उसको डाल सकते हैं तो मुल्क से तो भाग नहीं सकता, तो एस्केप रिस्क तो है नहीं वो। और दूसरे, एक पहले ही जो एताब में है वो क्या टेम्पर करेगा, टेम्पर तो वो कर सकता है जो हुकूमत में हो। तो हुकूमत के ऊपर जो बेशुमार केसेस हैं, मसलन 24 अरब रुपए का EOBI का केस है, या 44 अरब रुपए का NICL का केस है, या मालन जब्बा का केस है, या BRT का केस है, या जाली स्कूलों का केस है, या आपको याद होगा एहतसाब कमीशन में वो चेयरमैन एहतसाब कमीशन ने रेजिग्नेशन से पहले जनरल साहब ने कहा था कि जो वुज़रा हैं 5 कड़ियाँ हथकड़ी की शक्ल में उन तक पहुँचती हैं रेजिग्नेशन से पहले का, वो वफाकी वज़ीर हैं। तो वो एस्केप रिस्क और वो टेम्पर कर सकते हैं ना, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। यानी एक शख्स जो ऑलरेडी इताब में हो वो कैसे टेम्पर कर सकता है, जिसको आपने ECL पे डाला हो वो कैसे भाग सकता है। इस वजह से वो जो बुनियादी अकायद हैं, जिनका नुकात हैं, जिनका जिक्र कर रहे थे शाह खावर साहब, वो तो सामने नहीं आते इस केस में।
پھر دوسرا اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے سیاسی رہنما ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز، میرے خیال میں زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ کر دیں، میری طبیعت خراب ہے میں آ نہیں سکتا. تو یہ کیس جو چل رہا تھا لاہور میں، لاہور کی نیب چلا رہی تھی یہ پنڈی کی نیب چلا رہی تھی، یہ لاہور کیسے منتقل ہو گیا؟ یعنی آپ نے دیکھا نا کہ پورا کیس جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں ہمارے بھائی صداقت عباسی صاحب، یہ پنڈی میں چل رہا تھا، یکلخت اس کیس کو لاہور ٹرانسفر کیا گیا اور یکلخت ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. پھر جو حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے جو بیانات ہیں، جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں بس کے اڈے پہ فلاں شخص کو اتنے بجے پکڑ لیا جائے گا، پھر وہ معجزاتی باتیں ہیں. بہرحال یہ تمام آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ صوفی ہیں تمام، ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم نیب کی ترجمانی بھی نہیں کر رہے، تاریخ بھی بتا دیتے ہیں، بندہ بھی بتا دیتے ہیں، جگہ بھی بتا دیتے ہیں، پھر وہ صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہے. وہ ایویڈنس جو شام کو آتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ یعنی اگر عدالت میں تو وہ ایڈمیسیبل نہیں رہتا اگر آپ اس طرح ایویڈنس کو دکھانا شروع کر دیں، مگر وہ یہ ان کے وزراء ریلیز کرتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، اس کے ارد گرد بڑے بڑے دائرے بنتے ہیں، وہ ایک ڈیڑھ سال لوگ جیلوں میں رہتے ہیں. اس کے بعد جب بیل اپلیکیشن ان کی اپروو ہوتی ہیں، تو جیسے ابھی شاہ خاور صاحب نے بتایا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جب بیل اپلیکیشن اپروو ہوئی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس لیے گرفتار کیا، آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ جب وہ وزیر تھے، پرائم منسٹر نہیں وزیر تھے، تو انہوں نے امریکہ کی حکومت کو انفلوئنس کر کے یو ایس اے آئی ڈی کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ لگایا جس نے یہ کانٹریکٹ دے دیا، تو یہ کیس آپ لے کر آئے. اسی طرح احسن اقبال صاحب کے متعلق جب کیس عدالت میں آیا تو ان کی بیل اپلیکیشن میں جو آبزرویشن سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ جن صاحب نے یہ بنوائی ہے عمارت، جس ادارے نے اور صاحب نے، ان کو آپ نے شامل تفتیش کیا اور اریسٹ کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہا پھر احسن اقبال صاحب کو کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی. تو جب اس طرح کی چیزیں ایویڈنس آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی خواجہ سعد رفیق والی جو ججمنٹ تھی اس میں جو کچھ لکھا گیا کہ کس تفصیل میں لکھا کہ جی مجھے بریک لینے دیں، پروڈیوسر کہہ رہے ہیں بریک لیں، بریک لیتے ہیں، ہم شہلا صاحب کے پاس بھی آئیں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی. ایک سیاسی ادھر دیکھ رہے ہیں ہم کہ ظاہر ہے ایک بہت میجر ٹرموائل ہے، ایک طرف پی ڈی ایم ہے، 11 پارٹیز ہیں، دوسری طرف حکومت ہے، اور پھر جب اس طرح کے ریس ہوں گے تو بات تو اس پہ ہوگی. اور لیکن بات یہ بھی درست ہے کہ آخر کار جا کے کورٹس میں بات ہوگی، اور جو نیب کی اپنا لا ہے، آرڈیننس ہے، اس کے حوالے سے وہ ایک لمبا قصہ ہے، اس پر ابھی آگے بات بڑھ نہیں رہی. لیکن شہلا رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ کل آپ کی سی سی میں بھی اس پر بات ہوئی تو کیا موقف تھا؟ ایک طرف قانون ہے اور دوسری طرف یہ جو ایکشن لیا گیا ہے جس کو سیاسی کہا جا رہا ہے ایکشن. اچھا، اب شاہ خاور صاحب نے سپریم کورٹ کے حوالے سے اور سب چیزوں کی وہ بات کی کہ اگر میں یا مصدق ملک صاحب کرتے تو صداقت عباسی کہتے نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، قانون کو نہیں جانتے. اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب آپ سوال نامہ بھیج رہے ہیں، سوال نامے کا جواب آ رہا ہے، آپ سے تعاون ہو رہا ہے، تو جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کی اریسٹ ہوئی، انہیں نیکسٹ ڈے واپس ہی آنا تھا، لیکن ان کو اسلام آباد میں جس طرح اریسٹ کیا گیا. پھر اس سے بھی شرمناک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کے گھر کے میل سرونٹس کو باہر نکال کے 7 گھنٹے نیب اندر رہی، مس بہیو بھی ہوا. تو اس کے بعد ان کی فیملی کو کچھ عرصے کے لیے باہر جانا پڑا، وہ اتنے ٹینشن میں آ گئے تھے. پھر وہ واپس بھی آ گئے. اب کہیں جا کے 2 سال میں ریفرنس جو ہے دائر ہوا ہے، تو اب کوئی کچھ بھی کہہ دے. مجھے تو یہ انتقام لگا تھا. یا جب زرداری صاحب کے پاس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کیا، لیکن پھر یہ ہوا کہ ابھی کہیں جا کے ان پہ ریفرنس دائر ہوا ہے، لیکن ای سی ایل میں بھی نام، اور اس میں جب ایک آدمی نے پاسپورٹ ہی سبمٹ کر دیا تو. یا پھر فریال صاحبہ کو چاند رات پہ جب جیل سے قیدی رہا ہو رہے ہوتے، ایک سینئر سٹیزن کو جس کو نیب خود لے کر آئی تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا تھا، ان کو کس طرح سے رات کو جیل شفٹ کیا گیا.
तो वो कानून भी मुझे कहीं नजर नहीं आया। शखावर साहब बैठे, मैं तो चाहती हूँ उससे मदद भी हो जाए हमारी। तो ये सब चीज, या खुर्शीद शाह साहब हैं, तो हमने तो पहले ही, हम तो कहते हैं कि हमारा जो है इख्तलाफ के 14 दिन के रिमांड की बजाय 90 दिन, और 90 दिन के बजाय अब 3-4 दफा 90 दिन हो गए उनके। तो ये क्या तरीका है, ये समझ नहीं आता। ये वैसे तो बदकिस्मती से नैब ऑर्डिनेंस का तरीका कार है जी। फिर मैं ये कहूंगी कि आर्म ट्विस्टिंग है, क्योंकि एक यही लोगों पे तो नहीं है ना इस तरह के इल्जामात, ये सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, क्योंकि ना हमें और केसेस चलते नजर आते हैं। हमें तो ये भी पता है कि हफीज शेख साहब पर भी जो है अब तो नैब का मुकदमा है, लेकिन वो गए भी नहीं, ना उनके साथ कुछ हुआ। इसी तरह बहुत सारे केसेस हैं। तो क्रेडिबिलिटी अगर किसी इदारे की ना रहे तो फिर उसका सही काम भी। अच्छा सदाकत अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि बहरहाल आपकी पार्टी के अंदर चूंकि एहतसाब बहुत मेजर प्लैंक रहा है इमरान खान साहब की सियासत का, तो ये जो अभी किस्सा पूरा लंबी लिस्ट सुना रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब के, ये केसेस हैं, मालम जब्बा का है और नैब का जो KPK का केस है, और भी केसेस हैं, तो क्या पार्टी में ये बात होती है कि जी ये केसेस तो बिल्कुल ही नहीं चल रहे, तो इस वजह जो चीज़ आपके बस यानी जो आप खुद देख रहे हैं जिसका ताल्लुक आपसे, वो तो है ना जो केसेस आप लोगों की पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ हैं लेकिन वो चल नहीं रहे, उस पर क्या, व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? देखिए नसीम, होता ये है कि हम दो पॉलिटिकल मुखालिफ हैं, वो मेरे बारे में बातें करेंगे, मैं उनके बारे में बातें करूंगा, मेरी एक विश लिस्ट है, उनकी एक विश लिस्ट है, लेकिन हम दोनों लेकिन आपकी विश लिस्ट पूरी हो जाती है, उनकी नहीं होती। नहीं, अगर मैं कहूं कि मेरे अलीम खान जेल काट के आए हैं, मेरे सब्तैन खान जेल काट के आए हैं, बाकी लोग जा रहे हैं, ये मैंने और मुसद्दिक साहब ने अपना इख्तियार नैब के चेयरमैन को और नैब के इदारे को दिया हुआ है कि जब वो मुनासिब समझें हुकूमत या अपोजिशन से जिस बंदे को उठाना चाहें उठा लें। मुसद्दिक साहब इसमें बड़े उनका कंट्रीब्यूशन है। मुसद्दिक साहब और इनकी एलाइज ने इस कानून पे 10 साल गुजारे हैं और इस कानून के तहत उन्होंने जरदारी साहब को भी अंदर रखा, बाकी लोगों को भी अंदर रखा। उनको बेहतर पता है कि ये कानून किस तरह इस्तेमाल होता है। मैं भी 2.25 साल का जिम्मेदार हूं और हम तो ज़रा बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा हम सेंसिटिव हैं। तो हम समझते हैं कि जब मुझसे भी गिला किया अलीम खान ने, यार मैं अंदर गया तो आपने मेरी कोई टीवी पे बैठ के सपोर्ट नहीं की, तो मैंने कहा हम कैसे कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अगर आप मेरे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं, लेकिन आपको आखिर में तो कोर्ट के पास ही जाना है, मेरी सपोर्ट से क्या फर्क पड़ना है। और जो विश लिस्ट गिनी है उससे क्या फर्क पड़ता है। उसी लिस्ट में मैं कहूंगा कि जब सब्तैन खान अंदर गए, जब अलीम खान अंदर गए, हमने तो कुछ नहीं कहा। इनमें हम में ये फर्क है कि ये खुद कानून लाने वाले हैं, खुद चेयरमैन लगाने वाले हैं, खुद जरदारी साहब को और दीगर लोगों को करप्ट कहने वाले हैं, उनके पेट फाड़ के पैसे निकाल के हमें ला के देने वाले थे। लेकिन आज ये उनके स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं नहीं जरदारी साहब ठीक हैं, हम गलत हैं, नहीं हम फाशिस्ट। वो तो सदाकत अली अब्बासी साहब, आपके लीडर ने भी बहुत से लोगों के बहुत कुछ कहा है, अब उनके वो काबीना में तो वो छोड़ दें। हमारे लीडर ने तो कुछ, देखिए हमारे लीडर ने कहा होगा मुशर्रफ के दौर में, ये तो अभी कुछ चंद दिनों की पहले की बात है। जरदारी साहब कहते थे नवाज शरीफ साहब माशी दरिंदे हैं, मैं इनको माफ करूं मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, ये कहते थे हम उनका पेट फाड़ेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ये पेट फाड़ने की बात करते थे उस वक्त में और आज में ना कानून बदला है, ना रविश बदली है, ना कोई तरीका बदला है। हाँ हो सकता है इस कानून में बहुत बेहतरी की गुंजाइश हो। आप बैठे, अगर ये जो हमें तरमीम दे रहे थे फैटफ के दौर में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वो जो 34 पॉइंट थे, अगर वो आज हम उन पॉइंट्स को माने होते तो 1 अरब से कम की करप्शन थी। आज इनके जो भाई हैं ख्वाजा आसिफ, वो अरेस्ट ना होते। इनको पता था कि किस किस बंदे ने बचना है, तो ये चाहते हैं कि इनके बंदे ना पकड़े जाएं, 5 साल पुरानी करप्शन को माफ कर दिया जाए, 1 अरब से नीचे करप्शन को माफ कर दिया जाए। 99 से पहले जो मियां साहब ने असासे बनाए, जो जरदारी साहब के असासे हैं, उनको नैब से निकाल दिया जाए। अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग का है उसको नैब के डोमेन से निकाल दिया जाए। ये चाहते हैं, लेकिन अब बदकिस्मती है हम इनके लिए पर्सन स्पेसिफिक कानून तो नहीं बना सकते। कानून चल रहा है, 10 साल मुशर्रफ साहब ने गुजारा, 10 साल इन्होंने गुजारा। मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी शिकायत फिर क्या है? देखें ना, वो कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं, आप उसको वैसे किसी हद तक योर पार्टी टू इट आपने चलने दिया कानून, आप इधर खड़े हैं आके, तो हमें क्या आप कह रहे हैं
हमारे भी लोग उठाए जाते हैं, आपके भी उठाए जाते नहीं, हैं। एक तो वैसे ही वो सर ये बताएं सदाकत कि आपको मालूम है ख्वाजा आसिफ ने आज बड़ी क्लियरली कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को छोड़ो, कहा जा रहा था छोड़ो नहीं तो फिर तुम्हें सामना करना पड़ेगा इन मुश्किलात का। और पाकिस्तान की तारीख में ये तो चीज़ें हमारे सामने हैं, जब जनरल मुशर्रफ के दौर में जब उनके साथ कोई आ गया वो ठीक रहा, जो साथ नहीं था उनके तो सबको मालूम है कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ था। नसीम, मेरा ताल्लुक एक देहाती हल्के से है। यकीन माने आप 1000 केसेस उठा के देखें, 1000 केसेस में जो लोग एक्यूज्ड हैं वो यही कहते हैं ये पुलिस वाला बेईमान है, इससे मुझसे बदला लिया, अगर सजा हो जाए तो जज ठीक नहीं है, अगर तफ्तीश हो तो वो एसपी ठीक नहीं है। तो ये कौन सी नई बात है कि कोई मुलजिम उठ के कहे कि मुझे इसलिए पकड़ा गया कि मैंने ये किया था। हाँ, उनको है, वो क्या 260 मिलियन उनके अकाउंट में आया कि नहीं आया, उसका वो जवाब दें, हम सारे चुप हो जाएंगे। जी, कोई ऐसी हवाई इल्जाम तो नहीं है ना, कोई ऐसी चीज का इल्जाम तो नहीं है। देयर आर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जिनके रिकॉर्ड मौजूद हैं, देयर आर प्रॉपर्टीज ऑन ग्राउंड विच आर अवेलेबल, उनकी वर्थ के बारे में बात हो रही है। जी मुसद्दिक मलिक साहब। जी देखिए, बात ये आपने थोड़ी देर पहले पूछा, ये बड़ी अच्छी उन्होंने सदाकत भाई ने एक बात की। उन्होंने कहा वो तो मुशर्रफ दौर की बात है कि मुशर्रफ दौर को तो हज़फ कर देना चाहिए, बिलखसूस वो जो एक रेफरेंडम था जिसके वो लीड कर रहे थे इमरान खान साहब, वो कहते हैं उसको हज़फ कर दें, उस दौर की कोई बात ना करें, उसके बाद की बात करेंगे उससे पहले। नहीं, चलें छोड़ दे। मैंने जिस चीज़ को हम हज़फ ही कर रहे हैं, जिस दौर की कोई अहमियत नहीं है, जिसका कोई तज़किरा नहीं है, जिस पर तज़किरा हो नहीं सकता, उस पर क्या बात करनी। बात तो वो करेंगे जिस वक्त हम थे ताकत में, पीपल्स पार्टी थी, दीगर जमातें थी, उनकी बात करते हैं। आपने प्रोग्राम के शुरू में पूछा कि ये सब कुछ जो हो रहा है जैसे ये कह रहे हैं उसका मयार क्या है। मयार है, 2 मयार हैं उसके, एक ताकत और एक मुखालफत, बस 2 मयार है। भाई वो क्या वज़ीर आज़म हुआ जो किसी को मूंछों से पकड़ के 30 किलो हेरोइन डाल के उसको मौत की काल कोठरी में ना डाल सके, ऐसे प्राइम मिनिस्टर से क्या लेना। वो क्या प्राइम मिनिस्टर होगा जो किसी पुराने गुजरे हुए प्राइम मिनिस्टर को जेल में ना डाल सके कि ये कहता था मुझे जेल में डालो, देख मैंने जेल में डाल दिया, और बेशुमार लोगों के सामने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये। या वो क्या प्राइम मिनिस्टर होगा वो कहेगा कि जेल में है, देख मैं इसका पंखा निकालता हूँ या इसका घड़ा निकालता हूँ, एसी नहीं लगाने दूंगा या कुछ नहीं करने दूंगा। जो इनके जी में आए ताकत वो में वो कह रहे थे कानून सब पे लागू। देखिए ताकत की कब का मजा ही क्या है अगर आप अपने मुखालिफ पे उसका इस्तेमाल ना कर सके। और देखिए हुस्न इत्तफाक देखिए कि कितना नवाज शरीफ साहब को जाने में जी मैंने कहा जाए जी मतलब कि तो नवाज शरीफ को इन्होंने भेजा है। यानी कि वो तो सदाकत अब्बासी साहब तो आज भी कहते हैं कि नहीं हमारे, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि जी हमने बैठ के देखिए फैसला कर लें। वो कहते हैं अदालत ने भेजा, अदालत कहती है हमने नहीं भेजा। वो कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स क्यों। अच्छा पहले जरा मैं बात मुकम्मल कर लूं। आप जरा हुस्न इत्तफाक बिल्कुल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे डॉक्टर साहब के आंसू देख के, बाकी मीडिया के आंसू देख के हमारा ख्याल था कि मीडिया को छोड़ें जी, आपके अपने आंसू हैं। एक सेकंड छोड़ें मीडिया को छोड़ें। डॉक्टर फैसल की रिपोर्ट थी और आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये आप लोग बहुत डंडी मारते हैं। आपके अपडेट्स आ रहे थे प्लेटलेट्स के, और डॉक्टर मुसद्दिक साहब के आंसू भी थे। उनको तो छोड़े, डॉक्टर फैसल के सबसे पहले रिपोर्ट थी। जी देखिए बात ये है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन जरा गुफ्तगू को लेके चलते हैं। जो कल सीसी की डिसीजन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सदाकत अली अब्बासी साहब जब से ये डिसीजन आया है कि सेनेट के इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे, और मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा कि ये हम करेंगे पार्टिसिपेट, ये उनके हवाले से आ रही हैं स्टेटमेंट्स, तो आपकी पार्टी की तरफ से काफ़ी खुशी के शादियाने लगते बजाए जा रहे हैं थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। वो कह रहे हैं जी ये तो ठप हो गई, पीडीएम तो ख़त्म हो गई, देखा इनको तो यही हमने कहा था होगा। तो व्हाट इज़ द इशू? आपको लगता है कि ये अब ठप हो गई पीडीएम उस डिसीजन के बाद? देखिए ना, एकदम से पीडीएम को महंगाई का और कभी सिविल सुप्रीमेसी का एकदम से दौड़ उठा। हमें पता था कि ये इलेक्शन रोकना चाहते हैं सेनेट के, इनको पता है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद पीटीआई और पावरफुल हो जाएगी, और हमें जो कानून साजी में रुकावटें ये डालते थे और ब्लैकमेल करते थे और हमसे एनआरओ मांगते थे, हम उससे बाहर निकल जाएंगे। जब भी हमें मसला होगा हम जॉइंट सेशन बुला के तो चीज़ें कानून मंजूर करवा सकते हैं। लिहाजा ये कि इनकी पूरी कोशिश थी। हमें पता था कि मौलाना फजल रहमान हैज़ नथिंग टू लूज, उनके पास खोने को कुछ नहीं है।
اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ مریم صاحبہ ہیں، ان کو سیاست کی سمجھ ہی نہیں ہے، ابھی ظاہر ہے ابھی وہ نئی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی ان کی ایفرٹ نہیں ہے، کوئی زندگی میں انہوں نے کام نہیں کیا، کبھی سیاست نہیں کی ہے، والد صاحب کی وجہ سے یہاں پہ آ گئی ہیں۔ زرداری صاحب پورے کھلاڑی ہیں، وہ ان کو کھلا کے لو کے تو انہوں نے ان کو فارغ کر دیا۔ اب یہ کہتے تھے ہم 31 کو ہم استعفے لیں گے، نہیں تو استعفے دیں گے، نہ ہم ضمنی الیکشن ہونے دیں گے، نہ ہم سینٹ کا الیکشن ہونے دیں گے۔ تو دیکھیں نا ایک تحریک اٹھی ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں سینٹ کا الیکشن بھی کروا لیں، ضمنی الیکشن بھی کروا لیں، ہم استعفے بھی آلموسٹ نہیں دے رہے۔ تو پی ڈی ایم کی اس تحریک کا ہماری صحت پہ کیا اثر ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو سمجھ لگ گئی ہے عمران خان کو ہم جھکا نہیں سکتے، ہم وہ جو ہے این آر او لے نہیں سکتے، لہٰذا آپ بس ایسی دکھلاوے کی باتیں چل رہی ہیں، یہ میٹنگ وہ میٹنگ۔ مولانا فضل الرحمان ان کے مین پلیئر تھے، ان کے تو اپنے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو لانگ مارچ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے لانگ مارچ بھی کوئی نہیں۔ تو آپ سمجھے نا اس میں ہمارے لیے کیا پولیٹیکل چیلنج ہے۔ اچھا پوچھنے دیں ہمیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو لانگ مارچ ہوگا، اور دوسری طرف زرداری صاحب نے کون سی گیم کھلا کے ان کو؟ جی کل آپ نے حکومت کو دیکھا ہوگا کیا برا حال تھا، پہلے شبلی فراز، اس کے بعد جناب فیصل واڈا اور شبلی فراز اور ندیم بابر، پھر اس کے بعد فیصل واڈا، پھر اس کے بعد فواد چودھری۔ ارے بھائی سی ای سی کی میٹنگ چل رہی ہے، کوئی اعلامیہ نہیں آیا، ایک فیلر، دوسرا فیلر، تیسرا فیلر، کیونکہ ادھر پی ایم ایل این کی بھی میٹنگ چل رہی تھی۔ آخر کار سعید غنی کو درمیان میں سٹیٹمنٹ دینا پڑا کہ بس کر دو بھائی، ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ تو ان کو عقل ہونی چاہیے کہ نواز شریف صاحب اتنے بیمار تھے کہ آپ کے ڈاکٹر فیصل اور آپ کی یاسمین راشد صاحبہ نے ان کو سفارش کی کہ باہر بھیجا جائے، اور استعفے جو ہیں وہ جمع کر لیے گئے ہیں، بالکل ہم نے بھی دے دیے، اپنا سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کر دیے ہیں۔ اب یہ پی ڈی ایم میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس وقت دیے جائیں۔ پارٹیز میں رائے کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ان کو پہنچایا جائے گا، ان کو پی ڈی ایم میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اب یہ حسرت ایک الگ چیز ہے کہ پی ٹی آئی کو کیا حسرت ہے۔ اچھا مصدق ملک صاحب، آپ لوگوں کے لیے یہ کوئی سرپرائز تھا کہ انہوں نے کہا کہ سینٹ کے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں گے، بائی الیکشنز میں؟ یہ جو آپ لوگوں کی شروع میں حکمت عملی تھی، اس سے تو ظاہر ہے اس سے اب یہ ایک نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے۔ دیکھیے صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپورل نیگوشیشن ہوگی۔ ہماری اسٹریٹجی کی یا لائحہ عمل کے 5 محرکات تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم بڑے بڑے جلسے کریں گے، ہم نے کیے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اب جس طرح آپ نے مردان میں دیکھا یا آپ نے لاڑکانہ میں دیکھا، اب ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر موبلائزیشن ہوگی، تو وہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں 3-4 دن میں ایک اور ریلی جو ہے وہ نکلنے والی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا ہم ایک لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے اور استعفے دیں گے۔ یہ 5 محرکات جو ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ کل اور کسی نہیں، ہم بھی نے کہا تھا الیکشنز ہونے نہیں دیں گے سینٹ کے، ہم بائیکاٹ کریں گے۔ دس واز آلسو بائیکاٹ ہم، جی ہاں لیکن اگر کسی پارٹی کا، ہم 11 پارٹی کا مجموعہ ہیں، اگر کوئی ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں الیکشن کے بعد استعفے دینے چاہیے یا پہلے استعفے، ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے استعفے دینے چاہیے۔ اگر کوئی پارٹی کہتی ہے کہ بعد میں استعفے دینے، تو پی ڈی ایم جو ہے وہ فورم ہے، وہاں پہ وہ اپنا لائحہ عمل اور اس کی سپورٹ کے اندر لاجک صاحبہ جو ہے۔ کے ساتھ تو جب تھے دن میں تو انہوں نے بھی تو اس فیصلے کو، تو میں نے وہی آپ کو کہا، کیونکہ کیا دیکھیے کسی نے ابھی تک نہیں کہا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ ہاں اگر نہیں، میں سینٹ الیکشنز کی بات جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو استعفیٰ دینے کا جو معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے سینٹ الیکشن سے۔ ہمارا اصل مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں جو عوام کا استحصال ہو رہا ہے، میں ابھی پچھلے دنوں لاہور میں تھا، گلیوں میں گیا، ایک عوامی کالونی، آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں، غریب لوگ رہتے ہیں۔ آپ جب ان سے غربت کی بات کرتے ہیں تو خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ماں کی دوا لے کر آتی ہوں تو بیٹے کی فیس نہیں دے پاتی، بیٹے کی فیس دیتی ہوں تو گھر کا بجلی کا بل نہیں دے پاتی۔ نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جو مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مقدمہ ہے، لیکن آپ لوگ تو کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان سے پرائم منسٹر گھر جائیں، سینٹ الیکشنز ہم نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے گھر کیوں جائیں، ایک دو ہیں اہم۔ نہیں کیسے کی بات ہو رہی ہے، I'm not debating your opinion۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ الیکٹ نہیں سلیکٹ ہو کر آئیں۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے، اور جلد ہونے چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں حکومت ڈیزالو ہونی چاہیے، نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ دوسرا ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ جو ان کو موقع دیا بھی گیا تھا اس وجہ سے کہ جمہوریت میں تھوڑا تسلسل چلتا رہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے،
جو انہوں نے کر دیا ہے ملک کے ساتھ، اب وہ غریب عوام جو ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آپ نے کئی ممالک میں دیکھا ہے کہ لوگ باہر آتے ہیں. اسٹریٹجی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ نے آبجیکٹیو بنائے تھے اس کے مقابلے میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب ہم نے جلسے کیے، اگر جلسوں سے فرق نہیں پڑتا تو یہ سینٹ کے الیکشن کی تواریخ آگے پیچھے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو 4-4 5-5 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو محبت ہے پرویز مشرف کے دور سے، تو وہ این آر او کا نام لیتے ہیں. وہ این آر او تو ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں ہوتی ہے، یہ این آر او کیسے دے سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، کیا ملک میں کیا کریں گے یہ جس کے ذریعے این آر او ہمیں دے پائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں چھوٹ. نہیں، مگر یہ بار بار دیکھیے، عدالت میں اگر مقدمہ چل رہا ہو تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت کو انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ کیسے این آر او دیں گے ہمیں؟ ہماری جو اسٹریٹجی ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کنفیوژن ہے، حکومت کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں. حکومت میں تھوڑا سا پریشر آ رہا ہے. میں چاہوں گی شیلا صاحب، آج آپ لوگ، آپ کی ڈیلیگیشن چلی گئی ایم کیو ایم کو ملنے. ایم کیو ایم نے کوئی تحفظات اپنے بیان کی حکومت کے حوالے سے، جو کہ سینسس کی جو ایک ڈیسیجن حکومت نے لی ہے، تو کیا آپ کو اس میٹنگ کے بعد واٹ آر یو ہوپنگ ٹو اچیو فرام دس میٹنگ؟ یہ اعتراض ایم کیو ایم کو نہیں ہے سینسس پہ، ہم کو بھی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا یہ کام ان کا نہیں تھا. ایک معاملہ سی سی میں پڑا ہوا ہے اور سی سی میں کرنے کا تھا اور یہ انہوں نے کر دیا. تو ایم کیو ایم کو تو سمجھ پہلے ہی آ جانی چاہیے تھی. دوسرے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران صاحب جب سے آئے ہیں، ان کے لوگ جو تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ پی ایم ایل این کو نام رکھتے تھے کہ سی ای سی کا اور این ای سی کا اجلاس کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، لیکن یہ خود بھی نہیں کر رہے ہیں اور سارے فیصلے اس کے باہر کر رہے ہیں. نہیں، وہ ویسے پارلیمنٹ ان کی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں. شیل صاحب، لاسٹ کوئک کامنٹ کہ آپ، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ سینسس پہ ایم کیو ایم کی اور آپ کی ایک پوزیشن ہے، یہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ آج ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو وہاں گئے تھے لیڈرز، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ملیں تو بڑا اچھا ہوگا. تو کیا آپ کی پھر یہ کوشش ہے کہ ایم کیو ایم کو آپ اپنے ساتھ جوڑیں سیاسی طور پہ؟ بالکل، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس وقت نہیں بولی جب 229 ارب روپے کم ملے، پہلے کوارٹر میں 65 ارب کم ملے، ہمارے جزیروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم نہیں بولی کہ 4 اور S3 پہ انہوں نے ایک پائی نہیں دی 2 سال میں. ایم کیو ایم نہیں بولی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے جو منصوبے چل رہے تھے وہ انہوں نے بند کر دیے. ایم کیو ایم نہیں بولی، اتنی مہنگائی کر دی ایم کیو ایم نہیں بولی. تو اب سینسس پہ جب وہ بول رہے ہیں تو ہم انہیں کہیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ بولتے بولتے زیادہ کچھ کریں، لیکن لگتا نہیں کہ ایم کیو ایم کرے گی. لیکن بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، مصدق ملک صاحب، آپ بہت شکریہ. صداقت عباسی، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.